हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे नेक्स्ट 3 कंसेप्ट की, मतलब कि गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उससे पहले हर वक्त की तरह अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो याद कीजिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होगी P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू। रेडी। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की, और उसकी डायरेक्शन होगी। रेडी। फिर उसका यूनिट हम लोगों ने देखा था कूलम इंटू मीटर, उसका क्या होगा, यूनिट होगा। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। याद कीजिए 2kpr अपॉन L स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यस आर स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अगर R इज मोर ग्रेटर देन L तो आप लोग L को क्या करोगे भाई, नेग्लेक्ट करोगे। यहाँ पे क्या होगा, R⁴ होगा, ऊपर से एक R कट हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 2kp अपॉन R³। रेडी। सेम अगर आपको उसके इक्वेटर पे पूछा जाए तो क्या होगा भाई, इसमें कितना चेंजेस होगा, एक तो माइनस kp आ जाएगा और अपॉन क्या होगा, R² प्लस L² होगा, और रेस टू कितना होगा, 3/2। ओके। और यहाँ पे भी अगर आप लोग L को नेग्लेक्ट करोगे R के सामने फॉर फार डिस्टेंस, तो क्या होगा, 2 कट हो जाएगा, आपको क्यूब मिलेगा माइनस kp अपॉन R³। फिर हमने बात की थी कि भाई इसका आप लोग अगर रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा -2, उल्टा रेशियो पूछा जाए तो आपको -1/2 मिलेगा। और थर्ड हमने बात की थी कि अगर एक्सिस या तो इक्वेटर के अलावा अगर कोई दूसरे जगह पे, दूसरे पॉइंट पे आपको अगर पूछा जाए तो उसका इक्वेशन क्या होगा बताइए, kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जहाँ पे हमने फिर से वही चेक किया था कि भाई एक्सिस के लिए अगर आप लोग 0 डिग्री पुट करोगे और इक्वेटर के लिए अगर आप लोग 90 डिग्री पुट करोगे तो फिर से आप लोगों को यही इक्वेशन वापस मिल जाएंगे। ओके। फिर हम लोगों ने बात की थी और एक मोस्ट टाइम कंसेप्ट की, मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिया था जिसमें से आप लोग कितने सारे MCQs एक साथ सोल्व कर सकते हो। कि टॉर्क, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या था भाई, हम लोगों ने प्रूव किया था P sin थीटा। रेडी। और यू कैन राइट वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, मतलब टॉर्क क्या होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपको मिलेगा वर्क, या तो आप लोग बोल सकते हो एनर्जी माइनस P cos थीटा, और यू कैन राइट माइनस वेक्टर P डॉट ए। ठीक है। और W का इक्वेशन अगर आपको पूछा जाए कि θ1 कंडीशन में से θ2 कंडीशन में आप लोग उसे मूव करोगे डाइपोल को, तो आपको कितना मिलेगा, P cos θ1 माइनस cos θ2। और जनरली डाइपोल बैलेंस कंडीशन में होगी, उसमें से आप लोग उसे थीटा एंगल पे मूव करोगे, तो खास ध्यान रखना भाई आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos 0 आएगा और यहाँ पे आएगा cos थीटा, तो फाइनली आपको मिलेगा cos 0 मतलब 1 माइनस cos थीटा। बस इन तीनों इक्वेशन को मिला के देखो, इन तीनों इक्वेशन को मिला के हम लोगों ने उसका एक स्मार्ट चार्ट बनाया था। रेडी। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले, मैंने जैसे आपको बताया 3 कंसेप्ट की। सबसे पहले बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और उसके ऊपर से गॉस लॉ की। और आज की ये तीनों कंसेप्ट आपको आएंगे भाई, तो मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम इन्हीं तीनों कंसेप्ट से आगे बढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आप लोग उसे बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी। रेडी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से हमारा स्मार्ट चार्ट ही बनाने वाले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज।
चलो सबसे पहले बात शुरू करें तो एकदम बेसिक से कि भाई वाई वी आर स्टडिंग दिस कंसेप्ट, कि भाई चार्ज डेंसिटी हमें कहाँ पे काम आएगी। तो सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको याद ही होगा चैप्टर 3 के अंदर करंट डेंसिटी के लिए, ठीक है, कि भाई जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो या तो ज़्यादा चार्जेस जहाँ पे इकट्ठे होते हों, ठीक है, तो क्या करना होगा आप लोगों को चार्ज डेंसिटी में जाना होगा। बिकॉज 2, 5 या थोड़े चार्जेस होंगे भाई, तो वहाँ पे आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हो, रेडी। लेकिन कई सारे या तो इन्फाइनाइट चार्जेस या तो पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या तो कंटिन्यूस चार्जेस होंगे, तो वहाँ पे आप लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने जाओगे तो वो लेंथी रहेगा। तो वहाँ पे आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचेगा कि आप लोग डेंसिटी वाले कंसेप्ट में जाइए, ठीक है। तो डेंसिटी नाम की क्वांटिटी हम लोगों ने इसीलिए ही डिफाइन की है कि जहाँ पे क्वांटिटी या तो अमाउंट की बात हो, फिर चाहे वो मास की बात हो, फिर चाहे वो करंट डेंसिटी की बात हो, फिर चाहे वो एनर्जी डेंसिटी की बात हो, या तो वो चाहे चार्ज डेंसिटी की बात हो, ठीक है। डेंसिटी का मतलब हर एक जगह पे क्या होता है भाई, कि जब अमाउंट की बात की जाए, अमाउंट की या तो क्वांटिटी की बात की जाए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, उस जगह पे आपको डेंसिटी नाम की क्वांटिटी बहुत ही काम आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बेसिकली ध्यान में रखना, ओके। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई वाई वी आर स्टडिंग चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट, ओके। चलिए सबसे पहले बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। द फर्स्ट वन इज linear charge density, ready, linear charge density. The second one is surface charge density, ready, and the third one is वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक बात करें तो लीनियर डेंसिटी मतलब क्या होगा भाई, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेडी। यहां पे क्या होगा भाई, नाम वैसा काम है, देखो चार्ज यहां पे दिख रहा है, लीनियर मतलब पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे क्या होगा चार्ज पर यूनिट सरफेस, इट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस, या तो आप लोग बोल सकते हो यूनिट सरफेस एरिया। तो उसके नाम में से ही आप लोगों को इसका डेफिनेशन या तो इसका इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा भाई, इट इज चार्ज पर इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रेडी। तो चलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका सबसे पहले सिंबल आपको पता होना चाहिए। इसका सिंबल होगा लेमड़ा, लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, जो आपको आज और नेक्स्ट वीडियो में भी काम आएगा, ध्यान रखना भाई। सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा क्यू बाई एल। तो चलिए भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल हम लोग बताएंगे सिग्मा, जो आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी जगह पे काम आएगा, ये ध्यान रखना। सिग्मा वाला कंसेप्ट चैप्टर 2 में भी काम आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ओके। और सामने की ओर बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होगा भाई, रो होगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। नाम वैसा काम है, चार्ज तो ऊपर चार्ज आएगा, डेंसिटी लीनियर होगी तो अपॉन एल आएगा, सरफेस होगी तो अपॉन ए आएगा, और वॉल्यूम होगी तो अपॉन वी आएगा। तो तीनों का सिंबल क्या होगा, लेमड़ा, सिग्मा एंड रो, ओके। चलिए तो ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस तो ज़्यादा ही होंगे लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये इक्वेशन आपको काम आएगा। लेकिन अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप लोग कौन से कंसेप्ट से आगे बढ़ोगे उसकी बात करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए इस तरह से कोई एक लीनियर वायर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ओबियसली इसका लेमड़ा निकालने के लिए या तो इसकी मदद से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एक छोटा वाला एलिमेंट गैस कर लेंगे जिसका लेंथ होगा dl,
और जिसके ऊपर चार्ज होगा यस, जिसके ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, हमने क्या किया समझ गए ना आप लोग, एक स्मॉल यूनिट लेंथ का हमने को एलिमेंट गैस किया। तो अब पूरे वायर पे क्यू जितना चार्ज होगा, ठीक है, पूरे वायर पे क्यू जितना चार्ज होगा, ठीक है, तो जितना हम लोगों ने एलिमेंट गैस किया हुआ है भाई, जितना हम लोगों ने एलिमेंट गैस किया हुआ है, ऑब्वियसली वहां पे चार्ज क्या होगा, पूरा नहीं होगा ना, थोड़ा ही चार्ज होगा, तो जिससे हम लोग बताएंगे डी क्यू। ओके चलिए, तो ये जो एलिमेंट हम लोगों ने गैस किया हुआ है उसका हम लोग वेक्टर बता देते हैं आर डैश। और इस एलिमेंट की वजह से ध्यान रखना, किसी एक चार्ज यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग स्पीड में काम करेंगे। ठीक है, एक ही चीज आप लोग कोई एक समझ लो। चलो, और सामने की ओर एक कोई एक चार्ज है जिसके ऊपर, सुनना, जिसके ऊपर ये जो लीनियर एलिमेंट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक चार्ज तो नहीं होगा, कई सारे चार्जेस होंगे, क्योंकि पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो उन हर एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। तो वो हर एक चार्ज का टोटल मिला के हमें क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, इसका यूनिट पोजीशन वेक्टर हम लोग बता देंगे आर। ठीक है, तो उसका इक्वेशन आप लोगों को पहले से ही पता ही है, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट से कि भाई हाँ, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा भाई, तो आप लोगों को क्या करना होगा, लेमड़ा को आर डैश के फंक्शन में बताना होगा। भाई इसे बोला जाता है इट इज लेमड़ा इज द फंक्शन ऑफ आर डैश। ये मेरे भाई लेमड़ा और आर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये इक्वेशन आप लोगों को डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन में काम आ जाएगा कि भाई नीचे में से कौन सा इक्वेशन सही है या तो कौन सा गलत है, तो वहाँ पे कंसेप्ट काम आएगा। लेमड़ा इंटू आर नहीं लिखा हुआ, लेमड़ा इज द फंक्शन ऑफ आर डैश। आर डैश मतलब कि यहाँ पे लेमड़ा है वो क्या है, जैसे जैसे आप लोग आर मतलब उसका पोजीशन वेक्टर चेंज करोगे, देखो इस तरह से, तो वहाँ पे उसका लेमड़ा तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। चलो, तो लेमड़ा आर डैश, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि वायर अगर एक तरह नहीं होगा तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे आपको उसका पोजीशन वेक्टर अलग अलग मिलेगा। चलिए, और ऑब्वियसली इसी इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखो। ठीक है, क्यू की जगह पे क्या जाएगा भाई, क्यू आ जाएगा, और एल की जगह पे क्या जाएगा, डी एल। चलिए, डी क्यू का सब्जेक्ट बनाइए, क्या होगा बताइए, डी क्यू इज इक्वल टू लेमड़ा ऑफ आर डैश इंटू डी एल। रेडी, चलिए ये हमें मिल गया डी क्यू। अब हमारे पास इसका चार्ज है जिसके ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, वो भी चार्ज है। तो आप लोग अब इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए हाँ, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ इक्वेशन, इधर वेक्टर फॉर्म, फिर से वेक्टर फॉर्म ही आपको काम आएगा, के Q1 Q2। चलिए Q1 कितना है, यू कैन सी हियर, डी क्यू जितना है ना, ओके। Q2 कितना है बताइए, Q जितना, अपॉन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, याद है ना भाई, आर क्यूब। आर क्यूब किसका होगा भाई, इसके वेक्टर का, मतलब आर, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश रेज टू क्यूब इनटू, याद है ना भाई, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ठीक है, बस अब आपको पता ही है भाई कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना हो तो आप लोग क्या करोगे बताइए। हाँ, यहाँ पे डी एफ आएगा ना भाई, सॉरी, यहाँ पे भी डी ई आएगा ना, क्या होगा बताइए भाई, एफ बाई क्यू हो जाएगा, एफ बाई क्यू। यहाँ पे एक क्यू निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा भाई, के इंटू डी क्यू इंटू वेक्टर आर माइनस आर डैश, रेडी, अपॉन वेक्टर आर माइनस आर डैश होल क्यूब। चलिए, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब हम लोग बात करें बाजू के कंसेप्ट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए, तो वहाँ पे हम लोग उसकी फिगर बनाएंगे, फिर आप लोग लास्ट में एक साथ लिख लेना, यस सी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, सेम कोई एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे भाई इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम लोग कोई एक क्या करेंगे, वेक्टर को गैस कर लेंगे, कोई एक सॉरी छोटा वाला एलिमेंट गैस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस एलिमेंट का सपोज
एरिया है डी ए और उसके ऊपर चार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डी क्यू जितना। तो चलिए इसका आप लोग वेक्टर निकालोगे सेम, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, वेक्टर आर डैश। और इस 2 डायमेंशनल छोटे वाले एलिमेंट की वजह से इस क्यू के ऊपर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करोगे, सेम चीज़ अप्लाई करोगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। यस, यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ आर डैश मीन सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ आर। चलिए कितना होगा ऊपर की ओर देखिए, डी क्यू बाई डी ए। यहाँ पे आप लोग एक ही जगह पे एस भी लिख सकते हो, कई बुक में आपको एरिया लिखा हुआ दिखेगा, कई बुक में वहाँ पे सरफेस लिखा हुआ दिखेगा, कोई भी सिंबल चलेगा। चलिए डी क्यू को आप लोग सब्जेक्ट बनाइए, क्या होगा बताइए, सिग्मा ऑफ आर डैश सॉरी इंटू डी ऑफ ए। चलिए हमारे पास इस छोटे वाले एलिमेंट का डी क्यू जितना चार्ज आ गया। ओके, अब हम लोग फोर्स को फाइंड कर सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे भाई आप लोग, यहाँ पे आप लोग डी क्यू लिखोगे ना, यहाँ पे डी क्यू जितना चार्ज मिल रहा है, रेडी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, डी ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, के इंटू डी ऑफ क्यू इंटू क्यू अपो नीचे की ओर सेम रहेगा, यस, क्यू इन ब्रैकेट आर माइनस आर डैश, रेडी। चलिए भाई कितना होगा, डी ऑफ एफ इज इक्वल टू, आप लोग डी क्यू की वैल्यू अप्लाई करोगे, डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी ऊपर की ओर, के इंटू सिग्मा ऑफ वेक्टर आर डैश इंटू डी ए इंटू क्यू। ये सभी चीज़ें आपको थियोरेटिकली काम आएंगी एमसीक्यू में, इंटू क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, रेडी। चलिए हो गया डी एफ की बात। ओके, अब सेम अगर डी की बात करें तो कितना आएगा, डी एफ बाय क्यू। चलिए यहाँ पे क्यू निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, के इंटू सिग्मा ऑफ आर डैश इंटू डी ए अपॉन इन वेक्टर आर माइनस आर डैश होल क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस आर डैश, रेडी। चलिए ये हो गया डी का काम। अब बाजू की बात करें, चलो वॉल्यूम के लिए, ओके, वॉल्यूम के लिए अगेन हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। सी, यहाँ पे सपोज कोई एक एलिमेंट इस तरह से 3 डायमेंशन के अंदर है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग एक वॉल्यूम को गैस करेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर इस तरह से, रेडी। चलो तो यहाँ पे इसका वेक्टर क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर का नाम बताएंगे, हर एक पॉइंट में जो बताया था सेम नाम आर डैश। और इस छोटे वाले एलिमेंट की वजह से जहाँ पे उसका चार्ज कितना होगा भाई, डी क्यू, और हाँ उसका अब वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की बात हो रही है ना, डी वी होगा, रेडी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो क्यू चार्ज होगा जिसका वेक्टर होगा आर, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो चलिए भाई फिर से इसका इक्वेशन लिखिए, तो कितना आएगा बताइए, रो ऑफ आर डैश वेयर रो इज द फंक्शन ऑफ आर डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए भाई, डी क्यू बाई डी वी आएगा। तो आप लोग यहाँ पे डी क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे, क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू रो ऑफ आर डैश इंटू डी वी, ठीक है। चलिए मिल गया आपको डी क्यू। अब आप लोग कूलम्स पे अप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या आएगा भाई, डी एफ इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर माइनस वेक्टर आर डैश होल क्यूब इन ब्रैकेट आर माइनस आर डैश वेक्टर, रेडी। चलिए अब यहाँ पे आप लोग डी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एफ इज इक्वल टू के
इन ब्रैकेट यू कैन सी, ऊपर से वैल्यू पुट करना है, रो वेक्टर आर डैश इंटू डी वी इंटू क्यू अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश क्यू इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। रेडी है। और फाइनली हम लोग अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चलिए तो क्या होगा भाई, डी इज इक्वल टू डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा ना, यहाँ से सिर्फ क्यू निकल जाएगा, क्या बचेगा, के इंटू रो ऑफ आर डैश इंटू डी वी अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। रेडी। चलो भाई, ये हो गया हमारा पूरा स्मार्ट चार्ट कंप्लीट। ठीक है, यू कैन सी ओके। अब अभी भी हम लोगों ने तीनों तरफ डीई या तो डीएफ ही फाइंड किया है ना। अब आपको अगर टोटल फोर्स पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ओके। अब आपको अगर टोटल फोर्स पूछा जाए तो क्या होगा भाई, आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना होगा, या तो टोटल ई पूछा जाए तो ई का इंटीग्रेशन करना होगा। रेडी। क्या होगा बताइए, इन इंटीग्रेशन डी, डी का इंटीग्रेशन करोगे भाई आपको कितना मिलेगा, सिर्फ ई मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इस स्टेप का इंटीग्रेशन बता दोगे। रेडी। के इंटू डी क्यू अपॉन आर माइनस आर डैश होल क्यूब इंटू आर माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड वेक्टर, सॉरी। ओके। चलिए, सेम चीज़ यहाँ पे आप लोग कर सकते हो कि इन इंटीग्रेशन डी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल ई मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, एक इक्वेशन लिख डालना, फिर बाजू में तो आप लोग फिर समझ जाओगे। तो इतनी चीज़ें आपके पास पहले स्मार्ट चार्ट में होनी चाहिए। क्यों भाई, बिकॉज थियोरिटिकली कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इक्वेशन, हाँ, फिर उसका यूनिट भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना भाई, इसका यूनिट क्या होगा बताइए, यस, कूलम पर मीटर। ध्यान रखना भाई, यूनिट भी इंपॉर्टेंट ही है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। रेडी। फिर चार्जेस पूछे जा सकते हैं, उसका फोर्स, उसका टोटल फोर्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। चलो, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें। कंसेप्ट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो, हम लोग तो यहाँ पे मैथमेटिकल, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल, जो आप बोलो, थियोरिटिकल, हर एक तरह से इसे समझने की ट्राई करेंगे कि भाई सही में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो वहीं से हम लोग अगर शुरुआत करें तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लक्स आप लोग वर्ड कहीं जगह पे यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यूज़ कर रहे थे मास फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स। फिर आप लोग चैप्टर 4 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग यूज़ करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लोग पहले एक वर्ड क्लियर कर लीजिए कि भाई फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। फ्लक्स इज द बंच ऑफ एनी क्वांटिटी, इज द बंडल ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का बंच या तो बंडल, मतलब कि उसका एक अमाउंट, जिसे बोला जाता है फ्लक्स। तो सेकंड थिंग आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग, और व्हाई हाउ वी नीड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, या तो हमें इसे डिफाइन करने की जरूर क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने कैसे डिफाइन किया, क्यों डिफाइन किया, ठीक है, किस लिए डिफाइन किया, हर एक चीज़ का आंसर है भाई। कि सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करोगे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या होंगी, जैसे हमारा एक हेयर होगा, ठीक है, उसी तरह से एक फील्ड लाइंस तो आप लोग उसे मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए भाई आपके नंबर ऑफ हेयर्स कितने हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। तो सेम मेरे भाई, किसी एक चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, दिस विल हैविंग सेम कंसेप्ट। जैसे आप लोग बोलते हो भाई अपने हेयर को हम लोग नहीं काउंट कर पाते ना, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। तो सेम मेरे भाई जो चार्ज होगा उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी,
these all are also uncountable। तो उसके आपके पास एक ही रास्ता है, उससे अगर आप लोग काउंट करना चाहते हैं तो क्या कि आप लोग उसका एक बंच या तो बंडल बना लीजिए, ठीक है, उसका एक अमाउंट बना लीजिए जिसे आप लोग डिफाइन कीजिए। बिकॉज अगर आप लोग एक फील्ड लाइन के लिए उसे डिफाइन करोगे तो क्या होगा भाई, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे है भाई 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, सेम वो बहुत ही छोटा वाला क्वांटिटी मिल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, उसे एक अमाउंट में डिफाइन किया। तो मेरे भाई जैसे चार्ज के अंदर कूलम है, मैंने आपको बताया था ना बहुत स्टार्टिंग में चैप्टर 3 में कि बहुत बड़ा एक यूनिट है, उसी तरह से ये वेबर है, मतलब कि जो फ्लक्स है भाई वो भी बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो एक बार आपको फ्लक्स समझ में आ गया भाई, तो 3-4 जगह पे जहाँ जहाँ आप लोग फ्लक्स सुनोगे या तो अप्लाई करोगे, वो हर एक चीज़ में आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। सेम चीज़ कि अगर आप लोग बोला जाए कि भाई हमें कैसे भी करके अप्रोक्सीमेटली हेयर्स की, आपके हेयर की, ठीक है, उसका नंबर ऑफ हेयर्स फाइंड करना है, तो आपके पास कौन सा रास्ता आएगा, एक रास्ता आएगा। देखो कि आप लोग क्या करो भाई, उसका एक बंच निकाल लो, ठीक है, थोड़ा वाला बंच। उस बंच के अंदर आप लोग कैसे भी करके, भले 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसको आप लोग काउंट कर लो। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक बार समझ में आ गया भाई, फिर आपको लाइफ टाइम क्या रहेगा भाई, आसान रहेगा। मतलब जब तक आप लोग MCQ सोल्व करोगे, जब तक आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, तो क्या बात की भाई, आप लोग उसका बंच निकाल लो, एक बार उसे काउंट कर लो कि चलो भाई इतना बंच मैंने लिया फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 500 हेयर्स थे, ठीक है, और उसका मैंने वेट किया तो मुझे सपोज 5 ग्राम मिला, ठीक है। तो अब सिंपल करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना भाई, ठीक है, कि भाई मैंने इतना बंच लिया, उसका 5 ग्राम वेट था, उसके सामने मुझे 500 नंबर्स मिले, तो अब मैंने पूरे बालों का, ठीक है, वेट कर लिया, चलो तो उसके सामने मुझे कितने नंबर्स मिलेंगे, हो गया उसका काउंट। तो उसी तरह से मेरे भाई कि आप लोग किसी एक बंच के अंदर, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करोगे, एक सरफेस गेस कर लोगे कि उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, जिसको आप लोग बोलोगे फ्लक्स। तो अगर आप लोगों ने उस फ्लक्स को एक बार फाइंड कर लिया, ठीक है, इतना, तो अब आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि इतने एरिया में इतना फ्लक्स होगा, मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, तो इतने एरिया में कितना होगा, तो आप लोगों को टोटल फ्लक्स आसानी से मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई वाई वी आर डिफाइनिंग फ्लक्स, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अमाउंट को मेज़र करने के लिए हमें एक फ्लक्स नाम की क्वांटिटी बनानी पड़ी। ओके, तो अब मैंने जो आपको पूरा चीज़ बताया, पूरा स्टोरी बताया, ठीक है, उसी से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, और आगे जितना बढ़ेंगे तो मैंने जो आपको स्टोरी बताई वो आपको काम आएगी, वो 100% की बात है, ठीक है, कोई कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए। तो चलिए भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज बंच ऑफ electric field lines. It is bunch of electric field lines passing from given क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेडी? तो चलो इससे इसका इक्वेशन होगा, इसका मेन इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए। रेडी? जो मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा हुआ है वही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। रेडी? फाई इज इक्वल टू क्या है, ई है। अब याद कीजिए भाई, यही फ्लक्स का इक्वेशन मैग्नेट के अंदर क्या आता है, याद कीजिए, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो वहाँ पे अब ये कंसेप्ट 100% अप्लाई होगा। चलिए, तो अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा या तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आपके पास अभी मैं जो करवा रहा हूँ वो लास्ट चांस है भाई इसे क्लियर करने के लिए। ये समझ में आ गया तो 100% मैं बोल रहा हूँ यही कंसेप्ट वहाँ पे मैग्नेट में अप्लाई होगा, 100% वही कंसेप्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ई है, वहाँ पे सिर्फ बी आ जाएगा, और बाकी के हर एक सिंबल, हर एक कंसेप्ट 100% सेम रहेगा। तो आपके पास मस्त चांस है, ठीक है, इसे समझ लो तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा और काम इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। अब अगर हम लोग ई को सब्जेक्ट बनाए, एक मोस्ट टाइप एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, एकदम इजी एमसीक्यू है, लेकिन मैं तो क्या बता रहा हूँ भाई आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे तो तीनों सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों चारों सेमेस्टर, या तो आप लोग बोल सकते हो 2 इयर्स, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे इक्वेशंस सब मिक्स हो जाएंगे। तो अब क्या होगा भाई, ये कंसेप्ट कहीं ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको पता होंगे फिर भी आपको फटाफट याद नहीं आएंगे। तो वही ये कंसेप्ट की बात करें। चलो,
कि सिंपल सी बात है, अगर मैं ई को सब्जेक्ट बनाऊंगा मेरे भाई तो ए कहाँ चला जाएगा, फाई के नीचे। हाँ, तो इसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना भाई, आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल गिव यू विच क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है भाई, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख डालना है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाई लिखोगे, पर यूनिट एरिया तो यूनिट एरिया कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर 5/A। फिर आपको सोचना है कि भाई 5/A वाला इक्वेशन कौन सी क्वांटिटी का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो यहाँ से उल्टी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है भाई, खास ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग अगर इसके यूनिट की बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा बताइए, F इज इक्वल टू क्यू, ई इज इक्वल टू F/Q, न्यूटन पर कूलम होगा, इंटू एरिया मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा यूनिट आप लोग बना सकते हो भाई, याद कीजिए वेद वाली शॉर्टकट, वेद V इज इक्वल टू ED, सो E इज इक्वल टू V/D, सो आएगा वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए मीटर कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा वोल्ट मीटर। ये हो गया इसका यूनिट। ओके, अब आपको पता ही होगा भाई कि फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तो अभी जो मैं आप कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा भाई, वो मैं आपको उस तरह से समझाऊंगा कि जिसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई वाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैं कवर कर दूंगा, और अलग अलग केसेस एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं वो हर एक MCQ की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अब बात करेंगे भाई वाई इट इज स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज उसका ऑलराउंडर इक्वेशन क्या होगा, जो होगा आपको पता ही है, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। फिर थीटा के अलग अलग एंगल के लिए क्या ध्यान रखना होगा, सही में क्या उसका कंसेप्ट है, उसे हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। चलो, तो आप लोग अच्छी तरह से देखना। यस, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए रेडी। चलिए भाई, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एंड हियर इट विल बी माइनस। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग हर एक केस को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट केस कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 डायमेंशन, यस यहाँ पे है, देखो, हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह से अगर कोई ठीक है एरिया होगा, जो क्या होगा भाई उसके साथ, चलो रैंडमली मैन्युअली ड्रॉ कर देते हैं। यस, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको अच्छी तरह से दिखेगा, देखो सी है, हाँ, तो इस तरह से कोई इसके अंदर एरिया होगा। ठीक है, तो चलिए सोचिए भाई, ये परपेंडिकुलर है, देखो इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है एक्स की ओर। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया वो आप लोग उससे स्टडी कीजिए। डेफिनेशन के ऊपर से थियोरेटिकली या तो एक्सपेरिमेंटली इसका डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, उसका इक्वेशन दिया गया है, उसके ऊपर से आप लोग प्रूफ कर सकते हो अलग अलग, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कौन सा, फाई इज इक्वल टू E इंटू ए, कि भाई ए में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे आप ही डिसीजन लीजिए भाई कि अगर इस तरह से आप लोग इस शेप को रखोगे, ठीक है, इस शेप को आप लोग इस तरह से रखोगे, सी रेडी, तो क्या होगा बताइए, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसमें से आप ही बताइए हाईएस्ट पास होगा कि नहीं। इस तरह से अगर मैं
सरफेस रखूंगा तो यहाँ से जितना फील्ड निकलेगा वो इस पोजीशन में हाईएस्ट यहाँ से पास होगा कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। देखो दूसरी बात मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था, वही कंसेप्ट आपको काम आएगा। याद कीजिए कि यहाँ पे अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ सी, तो भाई इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका एरिया वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा भाई, उसके क्रॉस सेक्शन से, इसके क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में है चेक कीजिए आप लोग, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है ना, सी। चलो तो अब आप भी लॉजिक बताइए भाई, आपको सरफेस परपेंडिकुलर दिया जाए तो ध्यान रखना उसका एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे आप लोग थियोरेटिकली क्लियर देख सकते हो भाई कि यहाँ पे हाईएस्ट लाइंस पास होंगी, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो भाई कि एंगल पूछा जाए तो एंगल ऑलवेज हम लोग किसके बीच में बोलेंगे भाई, सरफेस के बीच में थोड़ी ना बोलेंगे। सरफेस का जो वेक्टर होगा उसके लिए हम लोग एंगल बोलेंगे। तो क्या होगा, ई और ए के बीच में यू कैन क्लियरली सी वेक्टर ई एंड वेक्टर ए आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा भाई, 0 बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब आप ही दिमाग चलाइए भाई कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है जहां पे आप लोग 0 डिग्री एंगल अप्लाई करोगे, 0 डिग्री एंगल अप्लाई करोगे तो उसके सामने आपको फ्लक्स जो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। सोचिए ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा फंक्शन है साइन या तो कॉस के जिसके अंदर आप लोग 0 एंगल अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, दैट इज कॉस फंक्शन। इसलिए यहां पे क्या आता है भाई, कॉस थीटा आता है। ठीक है, मतलब कि ई ए कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा 1 होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हो, ई इंटू ए लिख रहे हो। ठीक है, और कॉस थीटा का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट के लिए कॉस फंक्शन आता है ना भाई, और वेक्टर के लिए क्या आता है, साइन फंक्शन। कुछ समझ में आया? और एक चांस है, चलिए नेक्स्ट थिंग। अब फॉर एग्जाम्पल यही क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज इस तरह से होगा, ठीक है, इसके पैरेलल में। तो अब देख लो आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इस तरह से मैं रखूंगा पैरेलल, और यहां से फील्ड लाइंस पास होंगी भाई, तो क्या होगा, इसमें से फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, ऑलमोस्ट या तो सभी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसमें से बाहर निकल जाएंगी। तो प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हो कि इसमें से फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। तो एज पर डेफिनेशन क्या होगा भाई, फील्ड लाइंस अगर पास नहीं होगी तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम या तो 0 होगा। अब हम लोग मैथमेटिकली चेक करें क्या हो रहा है। ठीक है, चलो मैथमेटिकली आप लोग देखो तो बताइए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है यू कैन सी दैट इज इन द राइट डायरेक्शन और इन द एक्स डायरेक्शन। चलिए तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे हो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल एंगल बन रहा है। तो चलिए अब आपको डिसीजन लेना है कि जब ई और वेक्टर ए दोनों पैरेलल होंगे, जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तब आपको क्लियरली एज पर डेफिनेशन, एज पर एक्सपेरिमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई वहां पे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए बताइए भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जहां पे 90 डिग्री एंगल करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, दैट इज कॉस। सोचिए आप लोग, दैट इज कॉस। इसलिए यहाँ पे हम लोग अगेन कॉस थीटा यूज कर रहे हैं। देखो कि कॉस 90 रखोगे तो वहां पे 0 आंसर आ रहा है। तो इस लॉजिक से आपको चलना है भाई, जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। इक्वेशन तो हर एक को पता होगा, लेकिन कॉस ही क्यों आ रहा है उसका ये पूरा लॉजिक है। चलो अब नेक्स्ट बात, और एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ जो सेम हम लोगों ने चैप्टर 3 में मैंने आपको करंट डेंसिटी में सिखाया था, याद है? क्योंकि करंट डेंसिटी के अंदर भी हम लोग वहाँ पे एंगल और उसके क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ध्यान रखना खास। चलिए अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्रॉस सेक्शन है भाई, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो किसी एंगल के साथ है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इस तरह से देखो, तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, इसमें से थोड़ा फ्लक्स पास होगा, थोड़ा नहीं होगा। चलिए तो
तो अब क्या करोगे, ऑब्वियसली इसका यूनिट, इसका जो एरिया वेक्टर होगा भाई वो तो क्या होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर होगा ना, अपनी सरफेस के साथ, अपनी सरफेस के साथ। जबकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, सेम राइट डायरेक्शन में होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा भाई, एक एंगल बनेगा थीटा, सही है। अब देखना कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, वो तो हर एक स्टूडेंट को पता है। यहाँ पे भी कभी आपने एक लॉजिक लगाया जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कि चलो ए का एक कंपोनेंट कहाँ पे होगा, देखो ई की डायरेक्शन में होगा ना, ए कोशिश। यही चीज मैंने आपको डिटेल में करंट डेंसिटी के अंदर बताई थी, याद रखना, ए साइन थीटा, ठीक है। अब आपको फिर से एक डाउट या तो क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई, कि इस इक्वेशन में तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि साइन भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, तो मैं क्यों साइन ही फंक्शन ले रहा हूँ। चलिए बताइए, यहाँ पे तो मुझे मिनिमम मैक्सिमम पता नहीं चलेगा ना, शांति से सोच लीजिए। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं सोचूंगा कि भाई यहाँ पे कोस आएगा या साइन आएगा। यहाँ पे तो मुझे एकदम से पता चल गया जल्दी से, यहाँ पे तो कैसे पता चलेगा। तो अब इसका लॉजिक हम लोग यहाँ से निकालेंगे। आप लोग देखिए भाई कि आप लोगों को मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे मिल रहा है, जब ध्यान रखना है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं ना, ये दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तब हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तब हमें फ्लक्स नहीं मिल रहा है। तो सेम मेरे भाई यहाँ पे भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कंपोनेंट पैरेलल में होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट और इस वेक्टर की बात हो रही है भाई, यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसके वेक्टर की। तो दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के पैरेलल में। मैं यहाँ पे उसके वेक्टर की बात कर रहा हूँ, एरिया को भूल जाइए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उसका मतलब यहाँ से लॉजिक लगाना है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो उसका वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो उस वेक्टर की वजह से आपको फील्ड क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो उस लॉजिक से चलना है। चलिए, तो अब आप ही बताइए कि कौन सा कंपोनेंट आप लोग लोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग थीटा इज इक्वल, जब थीटा रखोगे, ठीक है, तो उसकी बात करें तो आपको फ्लक्स कितना मिलेगा, ई। सही में क्या कंसेप्ट लग रहा है, ई ऐसे ही रखोगे, बाजू में क्या आ रहा है, इसका पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए भाई, फ्लक्स पास करने के लिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सही में यहाँ पे ई ए कोस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। और इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई, ई ए कोस थीटा मतलब क्या होता है, वेक्टर ई इंटू ए, बीच में क्या आएगा भाई, डॉट आएगा। और डॉट क्या बता रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। भले ही ई और ए दोनों वेक्टर प्रोडक्ट हैं, लेकिन उससे आपका क्वांटिटी डिसाइड नहीं होगा, उन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग बोल सकते हो भाई कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलो, मैंने आपको ये स्केलर की वो भी बता दिया, पूरा उसका लॉजिक, और किस तरह से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, कैसे इक्वेशन अप्लाई करोगे, कैसे उसका पोजीशन चेक करोगे, वो भी बता दिया। चलो, इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग अदर एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट की बात करें जो डायरेक्ट एमसीक्यू में काम आएंगे, कि हाँ, फॉर एग्जांपल कोई एक क्लोज लूप है, देख लो आप लोग, इस तरह से क्लोज एक कोई सरफेस है। तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आएंगी। तो याद कीजिए, हम लोगों ने एक दो लेक्चर पहले भी बताया था भाई कि किसी भी कंडक्टर में क्लोज जो कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओवरऑल जीरो होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही फंक्शन अप्लाई होगा, ठीक है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इसके अंदर एंटर हो रही है उतनी ही उसके बाहर निकल रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। उसका रीजन क्या होगा भाई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोइंग आउट फ्रॉम द सबटेस, ये ध्यान में रखना। ओके, दूसरी चीज, चलो भाई, प्लस चार्ज होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें से क्या होगा भाई, इस तरह से फील्ड निकलेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोग को पूछा जाए
तो चलिए यहाँ पे कोई एक आप लोग सरफेस गेस कर लीजिए जिसके अंदर इतना चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना भाई क्या होगा कि इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है भाई, बाहर की ओर जा रहा है ना। और इसी सरफेस पे चलो आप लोग अगर उसका एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो भी क्या होगा, उस उतने सरफेस में परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हियर यू कैन क्लियरली सी ई इज पैरेलल टू ए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कोस 0, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, आपको फ्लक्स है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए भाई कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स क्यों पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका रीज़न आप लोग देख सकते हो। सेम चीज़ नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बताइए। चलिए नेगेटिव में हम लोगों ने क्या बात की थी, याद कीजिए भाई, कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अंदर की ओर होगा ना भाई। हाँ, इसमें अगर आप लोग कोई एक सरफेस गेस कीजिए इस तरह से, तो क्या होगा बताइए। इस सरफेस पे यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है ना। लेकिन इस सरफेस का अगर आप लोग वेक्टर निकालोगे भाई तो वो तो कहाँ पे आएगा, बाहर की ओर इस तरह से आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बताइए, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए जब आप लोग फ्लक्स का इक्वेशन लगाओगे ई ए कोस 180, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस इंटू वे मिलेगा। मतलब कि नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स हम लोग क्या लेते हैं भाई, नेगेटिव लेते हैं, सही है। तो ये उसका रीज़न है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और एक कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगर पूछा जाए भाई, जब तक तो जो हमने बात की वो क्या बात की थी भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था। अगर आपको पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, एक इस तरह से एक एलिमेंट गेस कर लोगे, रेडी। चलो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से, उसका एरिया होगा भाई हाँ डेल्टा ए, और जिसका वेक्टर होगा डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है। उसका एरिया डेल्टा ए, जितना हम लोगों ने एलिमेंट गेस कर लिया, जिसका वेक्टर होगा डेल्टा ए, और उसके बीच में यस एंगल होगा फॉर एग्जांपल थीटा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्या करना होगा भाई, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप लोगों को हर एक पॉइंट पे एक छोटा वाला एलिमेंट गेस करके उसमें फ्लक्स फाइंड करना होगा, और फिर हर एक एलिमेंट का जो फ्लक्स मिलेगा उसका एडिशन करना होगा। क्यों, बिकॉज आप लोग एलिमेंट भले ही सेम गेस कीजिए, लेकिन हर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी भाई, अलग अलग नंबर्स में पास होंगी, बिकॉज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी भाई, अलग अलग पास होंगी हर एक जगह पे। आप लोग ब्लॉक से इस तरह से गैस करोगे तो आप लोग क्या करोगे, कंपल्सरी उसका इंटीग्रेशन ही करोगे ना। तो चलो उसकी बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा बताइए, आपको फ्लक्स कितना मिलेगा भाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है। चलो अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इसका क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हाँ टोटल फ्लक्स की बात करेंगे ना। टोटल फ्लक्स क्या आएगा, इससे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे। चलो लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0, मतलब कि और भी इस एलिमेंट की साइज छोटी की जाए, कम की जाए, तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लक्स भी कितना मिलेगा आपको, सेम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा फाई जितना मिलेगा, ओके। हाँ, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप बताइए, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए। चलिए टोटल फ्लक्स हमको फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप लोग, डी ऑफ फाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा। अब जो इक्वेशन मिलेगा मेरे भाई, वो अब नेक्स्ट थ्योरी में आपको काम आएगा, ध्यान रखना नेक्स्ट थ्योरी में, ओके। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इन इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, जहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या होगा, सरफेस पे होगा, या तो आप लोग एस या तो ए लिख सकते हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन और एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। सरफेस इंटीग्रेशन
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान रखना भाई, इस तरह से आपको अलग अलग एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन के ऊपर से कि भाई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गिवन एरिया विल गिव यू विच क्वांटिटी। नीचे आपको ऑप्शन दिए जाए तो ध्यान रखना इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इसी इक्वेशन से हम लोग गॉस लॉ प्रूव करने वाले हैं, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए E इंटू डी ए। तो इंटीग्रेशन क्यों, क्या पता चल गया भाई कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया या तो यूनिफॉर्म नहीं है या तो वो यूनिफॉर्म है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस वहाँ पे क्या करोगे आप लोग, हर एक का फील्ड फाइंड कर, हर एक का फ्लक्स फाइंड करके उसका क्या करोगे, टोटल इंटीग्रेशन करोगे। तो चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, now next we will talk about Gauss law. चलो ये भी गॉस लॉ है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से काम आएगा। हाँ, गॉस लॉ के अंदर अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया, फाई इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन E इंटू डी है, वही इक्वेशन आपको काम आएगा। याद कीजिए, सेम इक्वेशन आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी अप्लाई करते हो, इन इंटीग्रेशन B इंटू डी है। यहाँ पे क्या होता है, इन इंटीग्रेशन E इंटू डी है। इसका जो इक्वेशन आएगा वो मोस्ट टाइम इक्वेशन है यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में एज वेल एज चैप्टर 2 में भी आपको काम आएगा। ओके, तो गॉस लॉ के अंदर सबसे पहले हम लोग उसके प्रूफ की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे भाई, एक यहाँ पे सर्कुलर शेप, मतलब एक इस तरह से क्लोज्ड पाथ गेस कर लेंगे। गॉस के अंदर आपको एक ही कंसेप्ट पे चलना है भाई, क्लोज्ड पाथ। वहाँ पे आप लोगों को एक गाउसियन क्लोज्ड सरफेस गेस करना है, हर एक के अंदर गाउसियन क्लोज्ड सरफेस। क्यों गेस कर रहे हैं उसका भी आपको रीजन मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बीच में एक चार्ज रहेगा Q, ठीक है। उस चार्ज की वजह से ऑब्वियसली चारों ओर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा चारों ओर इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट की या तो इतने एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, इतने एलिमेंट की, तो चलो इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एज वेल एज इसी एलिमेंट का मेरे भाई एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, डी ऑफ ए लिखेंगे, सही है। जिसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो हम लोगों ने यहाँ पे गेस किया हुआ है दैट इज डी ऑफ ए एलिमेंट, रेडी। और यहाँ पे भाई उसका रेडियस होगा स्मॉल आर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन अप्लाई किया उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा बताइए, इन इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, रेडी। चलो इन इंटीग्रेशन, हाँ E कितना होगा उसका इक्वेशन बताइए, याद कीजिए कुछ, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए। चलो बाजू की ओर बात करें, सो फाई इज इक्वल, ध्यान रखना भाई यहाँ पे के क्यू एज वेल एज आर डिस्टेंस सभी कांस्टेंट हो गए, क्या निकल जाएंगे भाई बाहर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो इंटीग्रेशन होगा डी ए का, फाई इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने स्फीयर गेस किया हुआ है, ठीक है। 3D में आपको सोचना है, यहाँ पे लगेगा आपको 2D जितना, लेकिन 3D में सोचना है कि आपको आपने स्फीयर गेस किया हुआ है। तो वहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, टोटल एरिया बताइए, ए होगा ना, और मैं के इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा बताइए, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, चलो कैपिटल है उसका, उस पूरे स्फीयर का बता रहा हूँ, सरफेस एरिया कितना होगा, हाँ 4πr² होगा। चलो यहाँ पे क्या होगा भाई, 4π कट हो जाएगा, r² कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा Q/ε0, दैट इज योर मोस्ट टाइम इक्वेशन, ठीक है, दैट इज गॉस लॉ। तो गॉस ने क्या बताया भाई, देख लो आप कि यहाँ पे कहीं पे भी रेडियस नहीं आ रहा है, जो उसने गॉसियन सरफेस को गेस किया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, उसने जो चार्ज के अराउंड में गॉसियन सरफेस को गेस किया, तो वहाँ पे उसने क्लियर देखा यहाँ पे कहीं पे भी रेडियस नहीं आ रहा। उसका मतलब क्या हुआ भाई
कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप लोगों को कंपलसरी क्लोज्ड एक लूप गेस करना होगा, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लॉ को डिफाइन कर देंगे कि चलो भाई फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या मिला, इन इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। हाँ, यहाँ पे ई डी ए कोस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे हो कि भाई यहाँ पे आपको थीटा क्या मिलेगा, 0। मैं लिख के दे रहा हूँ बस। सो cos 0 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने cos 0 1 लिखा हुआ है। रेडी, चलो इज इक्वल टू आपको फाइनली क्या मिला, सिग्मा क्यूब एप्सिलॉन 0। यहाँ पे भाई सिग्मा क्यूब क्यों आएगा उसका भी मैं रीज़न दे रहा हूँ कि हमने जो अभी थ्योरी किया उसके अंदर तो हम लोगों ने एक ही चार्ज गैस किया था ना भाई। अगर इसी सरफेस के अंदर 2-3 चार्ज होंगे, 5 चार्ज होंगे तो सिग्मा क्यों आएगा, क्यों भाई, अगर 5 चार्ज में से 2 चार्ज माइनस हो गए, 3 चार्ज प्लस होंगे, तो आप लोग क्या करोगे भाई, प्लस माइनस उसका एल्जेब्रिक सम करोगे, एल्जेब्रिक सम करके उसे अप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0 आएगा। ये इक्वेशन मोस्ट टाइम इक्वेशन है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आएगा। तो चलिए भाई यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थियोरेटिकल एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक flux is the electric flux is the ratio of electric flux is the ratio of algebraic sum of charges and epsilon 0, ठीक है ना। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है भाई कि द रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एंड एप्सिलॉन 0 विल गिव यू विच क्वांटिटी। नीचे में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखना क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। रेडी, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी मैंने आपको बात की कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक flux is not dependent on size and shape। यहाँ पे क्या था, रेडियस था ना, साइज मतलब साइज एंड शेप, उसके साइज और शेप कौन सी किस चीज़ से का भाई, साइज एंड शेप ऑफ, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो आप लोग, गाउसियन क्लोज्ड सरफेस के बीच जो आप लोग सरफेस गैस कर रहे हो, ठीक है, उसके शेप या तो साइज पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि गाउस ने क्या बताया कि आप लोग किसी भी साइज का किसी भी शेप का गाउसियन पृष्ठ गैस कर सकते हो, लेकिन आपको वो क्लोज्ड गैस करना है, ठीक है। तो ये इसका रीजन होगा। दूसरी बात, यहाँ पे सिग्मा क्यू कौन सा है भाई, सिग्मा क्यू का मतलब क्या होगा उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लियरली मैं लिख रहा हूँ कि भाई सिग्मा क्यू इज, ध्यान रखना भाई, सिग्मा क्यू इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस। जब आप लोग एमसीक्यू सोल्व करोगे तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट आपको काम आएगा कि सिग्मा क्यू आप लोगों को कंपलसरी कौन सा लेना है, जो सरफेस के अंदर होगा, कौन सी, गाउसियन के। यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इस तरह से Q1 Q2 Q4, ठीक है, Q3, तो ये कोई भी चार्ज आप लोगों को गाउसियन पृष्ठ सरफेस में गाउसियन सरफेस में नहीं मिलेगा। उसका मतलब कि उन हर एक चार्ज को आप लोगों को सिग्मा क्यू में कंसीडर नहीं करना है, यू हैव टू नॉट कंसीडर इन सिग्मा क्यू, ठीक है। जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है भाई, वो तो क्या होगा, हर एक चार्ज की वजह से होगा, ठीक है, ध्यान रखना। वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एवरी चार्ज, फिर चाहे वो चार्ज अंदर का हो या तो चाहे वो बाहर का हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक की वजह से प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखना। तो वो कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखने चलना है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
फिर हम लोग इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। ओके चलो भाई, इसके रिलेटेड और कुछ एमसीक्यूज के लिए कंसेप्ट की अगर बात करें तो ध्यान रखना भाई, इक्वेशन आपको कौन सा ध्यान में रखना है। चलिए, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। रेडी। चलो भाई, फर्स्ट पॉइंट अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि भाई इस तरह से कोई एक सरफेस है जिसके अंदर भाई ध्यान रखना आप लोगों को एक डाइपोल बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए आप ये बताइए क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताइए। फाई ऑफ टोटल विल बी 0। क्यों भाई, उसका रीजन भी लिखना है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे हो, खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे हो। हमने डाइपोल जब पढ़ाया तब भी बात की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर टोटल चार्ज 0 हो सकता है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट या तो एल्जेब्रिक सम। लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो तो लेफ्ट साइड भी होगा, राइट साइड, ऊपर नीचे हर एक जगह होगा ना। माइनस का भी लेफ्ट साइड राइट साइड हर एक जगह होगा, तो इस साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ऊपर नीचे मिलेगा, ठीक है। तो वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, फ्लक्स 0 है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो क्या है, 0 है। देखो आप लोग, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डाइपोल का जो फ्लक्स होगा उसकी वजह से वो क्या होगा, 0 होगा। तो वो खास ध्यान रखना, बिकॉज सिग्मा क्यू इज 0। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो इस तरह से आप लोगों को प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इस तरह से चार्जेस दिए जाए, ठीक है। यहाँ पे होगा भाई सपोज Q4 Q5। तो आप लोग कौन सा इक्वेशन लगाओगे बताइए। तो यहाँ पे सेम टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा आपको भाई, सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या लोगे आप लोग, जो एनक्लोज्ड होंगे वही लेने हैं, मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। सोच लीजिए, रेडी। तो वो आप लोग खास ध्यान रखना। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, अब ध्यान रखना। चलिए, कोई इस तरह से सरफेस है जिसमें से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कोई चार्ज की बात नहीं की हुई है, ठीक है, चार्ज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अभी हमने बात की थी क्लोज सरफेस होगा तो उसमें फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। लेकिन आप लोग कैसे बोल सकते हो कि 0 होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंटरिंग फील्ड लाइंस, याद कीजिए मैंने आपको बताया था ना, वो काम आ गया कंसेप्ट, नंबर ऑफ एंटरिंग फील्ड लाइंस एंड नंबर ऑफ फ्लोइंग आउट फील्ड लाइंस क्या है, सेम है, ठीक है, इस सरफेस में से। इसलिए यहाँ पे भी आपको फ्लक्स क्या मिलेगा भाई, टोटल फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज की वजह से 0 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको क्या मिल रहा है, टोटल फ्लक्स इसके अंदर 0 मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग क्यूब के लिए बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्यूब के लिए बात करेंगे। हाँ, उसके और एक आपको बोला जाए भाई कि इस तरह से, चलिए कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, क्यूब के लिए, या तो हाँ उसके अंदर एक इस तरह से एक बार रखा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर इस तरह से लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आप लोग इसका इक्वेशन किस तरह से लोगे, देखो आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि यहाँ पे कितना, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है कौन सा, रोड वाला, उसका कितना चार्ज इसमें इंक्लोज हो रहा है, हर एक चार्ज नहीं हो रहा है, इतने एरिया का चार्ज यहाँ पे इंक्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, सिग्मा, ऑब्वियसली सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, लेमड़ा इंटू जो इसका लेंथ होगा, जितना उसमें एनक्लोज हो रहा है उतने ही चार्ज लेना है ना, बाकी का कोई काम नहीं करेगा। हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चार्ज कितना इंक्लोज है भाई, एज पर गाउस लॉ इतने होगा जितना इसका लेंथ उसके अंदर कवर हो रहा है, जितना कवर हो रहा है। तो क्या करोगे आप लोग, लेमड़ा इंटू एल डेस अपॉन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ याद आ रहा है भाई, लेमड़ा कहाँ से आ गया अचानक, याद कीजिए, लेमड़ा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल।
ठीक है, यहाँ पे तो क्या लेना है भाई, एल डैश लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल डैश जितना ही एरिया इसके अंदर एनक्लोज हो रहा है, कवर हो रहा है, एज पर गॉस लॉ वही आपको लेना है जितना उसके अंदर चार्ज कवर होगा। तो वहाँ पे कितना चार्ज कवर होगा बताइए, तो जितना उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा इनटू जितना लेंथ यहाँ पे कवर हो रहा है वो लेंथ। ये हो गया आपका और एक कंसेप्ट। चलिए इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें अब लोग क्यूब के लिए। अब खास ध्यान रखना। ओके, चलो भाई, क्यूब के लिए आपको पूछा जाए इस तरह से कि उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, चार्ज क्यूब, इसकी मदद से, इसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा अलग अलग जगह पे। चलो, तो ये कितना फ्लक्स टोटल अपने में से, टोटल फ्लक्स कितना देगा हमें एज पर गाउस लॉ। टोटल फ्लक्स यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, एक की क्यू है ना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये टोटल फ्लक्स होगा। अब खास ध्यान रखना भाई क्या होगा नेक्स्ट। अब आपको कॉर्नर पे पूछा जाए तो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स बनेंगे बताइए, 1 2, यहाँ पे होगा 3 4, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि टोटल 8 कॉर्नर्स बनेंगे ना। तो यहाँ पे कॉर्नर्स के लिए फ्लक्स पूछा जाए तो कितना आएगा बताइए, 5 टोटल डिवाइड बाई 8, क्या होगा भाई, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें। अगर आप लोगों को साइड या तो इसका फेस पूछा जाए, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे इसके कितने फेस होंगे बताइए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टोटल 6 फेसेस होंगे ना। हाँ, तो आपको फेसिस के लिए आपको फ्लक्स पूछा जाए तो क्या होगा बताइए, टोटल का डिवाइड बाई 6, यहाँ पे क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। ये हो गया दूसरा MCQ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपको एज या तो बोला जा सकता है साइड पे पूछा है, एज किसे बोलते हैं भाई, इसे देखो, ये क्या होगा, इसका एज होगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। चलो इसके कितने एजिस होंगे सोचिए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए ना। सेम यहाँ पे 4 होंगे, 8 ऊपर 4, ठीक है, ऊपर 4 हो जाएंगे, कितना होगा टोटल 12 होगा, आप लोग काउंट कीजिए, ठीक है। या तो आप रूम में भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, फिर ऊपर कितना आएगा भाई, 5 6 7 8, नीचे आएगा 9 10 11 और 12। ओके, तो डिवाइड बाई कितना होगा, इस तरह से आपको इजी रहेगा, ठीक है। हाँ, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन 0। रेडी, ये हो गया आपका एक कंसेप्ट। चलिए सी, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें भाई, यही चार्ज के लिए, ठीक है। हाँ, कि इस तरह से आपको सपोज एक क्यूब दिया हुआ है जिसके अंदर, ध्यान रखना भाई, अब आपको चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, यस, इस तरह से इसके अंदर हाफ हो रहा है, ठीक है, इसके साइड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ भाई, इसके फेस के सेंटर में दिया हुआ है, तो फेस के सेंटर में होगा भाई, तो आधा मतलब कि हाफ चार्ज यहाँ पे होगा, हाफ बाहर की ओर होगा, तो ये नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि गाउस ने क्या बताया, सोचिए कि गाउस ने क्या बताया कि ये जो चार्ज होगा भाई वो एनक्लोज होना चाहिए, ये एनक्लोज नहीं है, हाफ चार्ज ये एनक्लोज है, हाफ चार्ज बाहर की ओर है। ऐसा आप लोगों को 3D में सोचना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे बताइए, तो अब ध्यान रखना भाई क्या होगा, इसके बाजू में आप लोग और एक चार्ज को गेस कर लोगे, ठीक है, और एक चार्ज को आप लोग, हाफ चार्ज है ना, हाँ, उसके बाजू में आप लोग और एक क्यूब को गेस कर लोगे। चलो किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सी, हाँ, ठीक है, तो आप लोग 2 इस तरह से ब्लॉक्स गेस कर लोगे। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे जो चार्ज था सी, अब आप लोग शांति से सोच लीजिए, यहाँ पे जो चार्ज था ये पूरा दोनों में क्या हो गया भाई, एनक्लोज हो गया ना, दोनों में टोटल सी। अब क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे क्यू। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैं इससे बताऊंगा पूरी सिस्टम जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
और यहाँ पे मैं इसे बताऊँगा क्यूब। तो मैं जो लिख रहा हूँ वो कौन सी क्वांटिटी के लिए लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई 5 ऑफ होल सिस्टम, भाई कंपल्सरी गाउस लॉ अप्लाई करना हो तो यहाँ से नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बाजू में दूसरा और एक क्यूब गैस करना होगा। क्यूब भाई क्योंकि बाजू में एक क्यूब होगा तो ही क्या होगा कि ये चार्ज पूरा इनक्लोज हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो चलो अब ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या करेगा भाई, एमिट करेगा। तो यहाँ पे आपको फ्लक्स कितना मिलेगा बताइए, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आप क्लियर लिखा हूँ सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी सिस्टम के लिए। चलिए अब आपको अगर क्यूब के लिए फाइंड करना हो जो हम लोगों को ओरिजिनल फिगर में दिया होगा इस तरह से क्यूब के लिए, तो ऑब्वियसली कितना आएगा, इसका जो है उसका हाफ हो जाएगा ना। तो क्या होगा क्यूब बाई, ठीक है, 2 एप्सिलॉन 0। अब समझ में आ गया। या तो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना इनक्लोज हो रहा है, हाफ क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। दोनों में टोटल कितना होगा क्यूब एप्सिलॉन 0। तो एक साइड अगर पूछा जाए जो यहाँ पे दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड क्या होगा क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन 0, इसके राइट साइड भी कितना आएगा क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन 0। टोटल कितना होगा क्यूब बाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्यूब बाई 2 होगा दोनों के लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन 0। सेम आपको राइट साइड भी उतना ही मिलेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, अब खास ध्यान रखना भाई, अब आपको इसकी वजह से साइड पे पूछा जाए, या तो मैंने आपको बताया जी उस तरह से अगर आपको फेस पे पूछा जाए, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से क्लियर लिख रहा हूँ क्यूब की बात हो रही है। क्यूब अगर मैं बोलूँ तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना और यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो। चलिए इस क्यूब के फेस के लिए अगर आपको पूछा जाए, इस क्यूब के फेस के लिए तो कितना होगा बताइए। इस क्यूब के फेस में से यहाँ से जब फ्लक्स निकलेगा भाई चारों ओर, तो कितने फेसिस वो कवर करेगा। अब भूल मत करना भाई, यहाँ से निकलेगा, देखो मैं आपको लाइव ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऊपर वाला, एक यहाँ पे नीचे वाला, सॉरी लेफ्ट वाला, फिर यहाँ पे साइड वाला, 3 नीचे वाला, ठीक है। और क्या होगा एक और, यस पीछे वाला आएगा इस तरह से। तो टोटल कितना होगा भाई 5 होगा, याद रखना। यहाँ पे टोटल 5 साइड में से फ्लक्स निकलेगा। जहाँ पे मेरे भाई चार्ज होगा, जहाँ पे मेरे भाई चार्ज होगा वहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, शांति से सोच लीजिए। यहाँ पे साइड में चार्ज है तो वहाँ पे तो फ्लक्स ऊपर क्यों जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बाहर क्यों जाएगा तो आपको काउंट, तो क्या होगा डिवाइड बाई 5। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ कि जो क्यूब से मिल रहा था उसके डिवाइड बाई 5। चलो क्यूब से कितना मिल रहा था, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा भाई क्यूब बाई, ठीक है, क्यूब बाई 5 एप्सिलॉन 0। रेडी, सेम चीज। चलिए अब आपको सिस्टम के लिए पूछा जाए, ठीक है, सिस्टम की साइड्स होंगी कोई भी एक साइड। चलो इस तरह से ये जो साइड दिख रही है उसकी बात हो रही है कि 5 ऑफ साइड, या तो आप लोग बोल सकते हो 5 ऑफ फेस अगेन। लेकिन सिस्टम के लिए पूछा जाए, ध्यान रखना, तो क्या होगा। चलो इस पूरी सिस्टम के अंदर कितनी साइड्स कवर होंगी मैं आपको काउंट करवा रहा हूं, ठीक है, देखना। दोनों के लिए टोटल होके जो बीच की साइड होगी भाई वो निकल जाएगी, दोनों के लिए बीच की साइड क्या होगी ये निकल जाएगी। अब इसके लेफ्ट साइड कितनी थी याद कीजिए, मैंने ड्रॉ करके बताई होगा 5। तो सेम इसके राइट साइड भी कितनी होंगी 5 साइड्स होंगी, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ काम आ गया, यस सिस्टम। तो क्या लिखूंगा मैं भाई 5 ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई 10। टोटल 10 साइड्स यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है, दोनों की होके 10 मिलेंगी। इसकी लेफ्ट साइड 5 होगी तो सेम इसके राइट साइड भी कितनी होंगी 5 साइड। सिस्टम की बात हो रही है, तो क्या होगा बताइए, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई 10, यस आपको मिलेगा क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन 0, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग से। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, यू कैन सी यहाँ पे आपको मिलेगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन 0, ठीक है। और एक बार हम लोग चेक करते हैं, चलो क्रॉस वेरीफाई करके ये सही है कि नहीं। अब सेम आप लोग ध्यान रखना भाई, अगर आपको पूछा जाए फ्लक्स ऑन फेस ऑफ होल सिस्टम, तो भी सेम आंसर आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये सिस्टम हो या तो यह हो। अगर हम लोग किसी एक फेस की बात करेंगे, किसी एक फेस में कितना
कितनी एक फेस में कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो सेम ही रहेगा। चलो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेम क्या लेंगे भाई, फ्लक्स ऑफ सिस्टम लेंगे। ओके, डिवाइड बाई कितना आएगा, चलो पूरी सिस्टम होगी, ठीक है। तो पूरी सिस्टम के लिए मैंने क्या बताया भाई, 5 लेफ्ट साइड, इसके 5 लेफ्ट साइड होंगे तो इसके सेम 5 राइट साइड टोटल फेसिस होंगे, चेक कर लेना। और बीच वाला दोनों के लिए क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, तो डिवाइड बाई क्या होगा, 10 होगा। अब जब आप लोग सिस्टम के लिए सिस्टम के फेस की बात कर रहे हो तो फ्लक्स की क्या लोगे आप लोग, सिस्टम का कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, देख लो क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ओके, डिवाइड बाई आप लोग 10 करोगे, कितना मिलेगा, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन 0, देख लो आप लोग, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन 0 सेम आ गया, ठीक है। तो इस क्यूब की बात की जाए या इस पूरे सिस्टम की बात की जाए, दोनों के लिए फेस तो क्या होगा, ये सिंगल फेस सेम ही होगा। यस, तो इस एक कोई फेस के अंदर पूछा जाए, कोई एक फेस के लिए, तो फ्लक्स कितना होगा, याद रखना क्यू बाई 10 एप्सिलॉन 0, जो मैंने आपको दोनों के अंदर प्रूफ करके बताया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस पूरी सिस्टम का पूछा जाए, पूरी सिस्टम हम लोगों ने क्यों ली भाई, मजबूरी में ले। क्यों मजबूरी में, बिकॉज गॉस ने क्या बताया कि आपका चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। यहाँ पे क्या था भाई, आधा चार्ज लेफ्ट साइड इसके अंदर एनक्लोज था, नो डाउट। इसका आधा पार्ट था वो क्या था भाई, राइट साइड खुला था, ठीक है, ओपन था, वो नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे बाजू में एक और सरफेस रख डाला, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई मैं क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ले लेता हूँ डायरेक्ट, नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो पूरा क्यू यहाँ पे अंदर की ओर नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पूरी सिस्टम का क्या हो रहा था, एज पर गॉस लॉ क्यू बाई एप्सिलॉन 0 हो रहा था, ठीक है। तो पूरी सिस्टम का क्यू बाई एप्सिलॉन 0 हो रहा है, तो कोई एक पार्ट का कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा। रेडी, फिर किसी एक फेस का पूछा जाए सिस्टम के लिए या तो क्यूब के लिए, तो क्या होगा भाई, दोनों में सेम रहेगा। किसी एक फेस तो दोनों का सेम ही होगा, कितना, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन 0। रेडी, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और एक लास्ट कंसेप्ट की। रेडी, चलो अब सेम इसी क्यूब के अंदर आपको कॉर्नर की बात की जाए, चलो ओके। हाँ, इसी फेस के अंदर आप लोगों को यू कैन सी, अगर आपको लोगों को कॉर्नर की बात की जाए तो क्या होगा, ध्यान रखना भाई, इस तरह से एक क्यूब के अंदर, इसे मैं राइट साइड ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। हाँ, और एक क्यूब, चलो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक और एक क्यूब। यस, चलो एक क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, उसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है इस तरह से सी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये चार्ज एनक्लोज नहीं होगा ना भाई, तो क्या करना होगा भाई, इसके आसपास कितने आप लोगों को क्यूब ड्रॉ करने होंगे, आप लोग सिर्फ सोचिए कितने क्यूब होंगे। देखो इसके एक कॉर्नर पे, ठीक है, इसके एक राइट साइड होगा, रेडी, इसके एक इस तरह से, इस क्यूब की बात हो रही है, इसके राइट साइड होगा, फिर इसके ऊपर होगा, रेडी, फिर क्या होगा भाई, उस ऊपर जो होगा उसके पीछे होगा, यहाँ पे राइट साइड होगा उसके भी पीछे होगा, फिर ऊपर की ओर होंगे, मतलब टोटल और 7 रखने होंगे। कैसे, मैं यहाँ पे आपको लाइव ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देखो इस तरह से इसका जो चार्ज होगा कैसे डिवाइड होगा, सी, सबसे पहले हम लोग इसे इस तरह से डिवाइड कर देंगे भाई, यस, और सेम चीज़ हम लोग इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे। देख लो आप, टोटल 8 क्यूब्स हो गए, ओके। तो हम कहाँ पे थे पता है आपको, हम लोग ये जो कॉर्नर की बात हो रही है ना, हम लोग जो फर्स्ट वाला क्यूब है भाई उसके कॉर्नर पे थे। तो अब ये जो चार्ज है भाई वो क्या हो गया, देखो आप लोग पूरा एनक्लोज हो गया। तो कब एनक्लोज हुआ, जब उसके आसपास टोटल आपको क्या दिखेंगे भाई, टोटल 8 आपको क्यूब्स दिखेंगे, ठीक है। आगे पीछे सब की ओर मिला के आप लोगों को टोटल 8 क्यूब दिखेंगे। तब क्या होगा कि यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आपको टोटल फ्लक्स कब मिलेगा, इस सिस्टम के लिए मिलेगा, इसके लिए डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कितना होगा भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 पूरी सिस्टम में। अब ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है क्यूब वाला, ये क्यूब क्या है भाई, इस पूरी सिस्टम का 8th पार्ट है ना, 8 पार्ट से कवर हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे भाई, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0 आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, चलिए अब आपको साइड की बात पूछी जाए। कॉर्नर तो आ गया ना, अब साइड की बात पूछी जाए, इसकी इस तरह से बात है। चलो किसी एक साइड के अंदर कितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। अब ध्यान रखना भाई, मस्त लॉजिक लगेगा। 5 ऑफ साइड, जो यहाँ पे हम क्यूब की बात कर रहे हैं,
यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, फ्लक्स ऑफ क्यूब। चलिए अब कितनी साइड्स यहाँ पे कवर हो रही हैं देखना भाई, यहाँ पे फ्लक्स होगा, ध्यान रखना भाई, तो इस साइड पे फ्लक्स जाएगा, क्या होगा बताइए, इस साइड पे फ्लक्स जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। सेम जहाँ जहाँ पे चार्ज जिस साइड पे टच हो रहा है भाई, नीचे की ओर कुछ नहीं मिलेगा, इस यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर पे भी कुछ नहीं मिलेगा, और पीछे वाली जो ब्रांच दिख रही है ना भाई, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें से फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, ध्यान रखना भाई, एक तो सी लेफ्ट वाली साइड से निकलेगा, ठीक है। टोटल होंगी उसमें से 3 ही बचेंगे, 3 क्या हो जाएंगी भाई, निकल जाएंगे। आप लोग रूम में भी सोच सकते हो, प्रैक्टिकली आपके रूम में भी, वहाँ पे चार्ज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसके कवर जितनी जो होंगी साइड्स, वो क्या होंगी भाई, उसके कवर में जितनी साइड होंगी वो निकल जाएंगी, ठीक है। बाकी की जो साइड बचेंगी भाई, उसमें से क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। चलिए क्यूब के लिए कितना है, क्यूब बाई 8ε0, ठीक है। 3 साइड्स निकल जाएंगी भाई, 3 ही बचेंगी जिसमें से फ्लक्स पास हो सकेगा। डिवाइड बाई क्या आएगा, 3 आएगा, कितना होगा, क्यूब बाई 24ε0 रेडी फॉर एनी फेस। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, साइड या तो एनी फेस, ओके, हम लोग सेम नाम रखेंगे हर एक के अंदर, फेस। अगर आप लोग सिस्टम के लिए निकालना चाहो ना तो भी सेम आंसर आएगा, देख लो आप, सिस्टम के लिए आप लोग निकालोगे तो सेम क्या आएगा, ऊपर इक्वेशन क्यूब ε0 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो नीचे कितना आएगा, 24 आ जाएगा, क्यों, मैंने क्या बताया, एक क्यूब के लिए कितना होगा, 3 साइड्स में से फ्लक्स पास होगा, 3 में से पास नहीं होगा, इस पर थ्योरी आप लोग सोच सकते हो। तो ऐसे कितने 8 क्यूब्स हैं, तो हर एक की कितनी साइड होगी, 3, 8 3 24, तो 24 में से फ्लक्स पास होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा उसका, 24 हो जाएगा। इसे आप लोग चलो नोट डाउन कर लीजिए, ओके। चलो भाई अगेन आई विल रिपीट, अब मैं यही कॉर्नर वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा इस तरह से झूम करके बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो किसी भी कॉर्नर पे, आप जिस कॉर्नर पे बताओ वहाँ पे हम लोग चार्ज को गेस कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा बताइए, यहाँ पे चार्ज है ना, तो इस चार्ज पे 3 ऐसी सरफेसिस या तो वॉल्स होंगे, आप लोग घर पे भी सोच सकते हो, देख लेना आपका कोई एक कॉर्नर पे आप लोग देखो, वहाँ पे फिर उस कॉर्नर पे कितनी वॉल्स टच हो रही है, देखो उस कॉर्नर पे एक ऊपर वाली वॉल होगी, एक सामने वाली होगी और एक उसके साइड वाली होगी। 3 सरफेसिस से टच करेंगी, तो आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए, उसमें से जो फील्ड लाइन्स निकलेंगी तो उसके पैरेलल होंगी, ठीक है। फील्ड लाइन्स निकलेंगी उसके पैरेलल होंगी, आपको 0 मिलेगा भाई, उसमें से फील्ड लाइन पास नहीं होगी। फील्ड लाइन्स क्या होगी, वहाँ से निकलेंगी तो नीचे वाली सरफेस में पास होंगी, देखो उसके यहाँ पे देखो सामने वाली सरफेस में भी पास होगी, और उसके और एक थर्ड सरफेस होगी उसमें से भी पास होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, तो इस साइड में तो क्या होगा, वो पैरेलल ही होगा, ठीक है। नीचे की ओर भी क्या होगा, ये पैरेलल ही होगा, ध्यान रखना। और पीछे की जो आप लोगों को साइड दिख रही है पीछे की, वहाँ पे भी वो क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो 3 साइड्स तो क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। कि यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकली बता, चलो ये एक साइड है, ठीक है, इस तरह से फ्लक्स निकलेगा तो आप लोग क्या उसे गैस करोगे, हम लोगों ने थ्योरी बताया था ना, फ्लक्स इस तरह से निकलना चाहिए, इस तरह से निकलेगा तो ये ब्रांच में से फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह की 3 जो फेसिस होंगी, 3 वॉल्स, 3 दीवारें, वो निकल जाएंगी। अब कौन सी बचेगी, देखो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा तो ऑब्वियसली इस लेफ्ट वाली वॉल में से पास हो जाएगा, ठीक है। ये जो सामने वाली दिख रही है आपको, देखो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो सामने वाली दिख रही है आपको, इसमें से भी क्या होगा, फ्लक्स यहाँ से निकल के बाहर जाएगा। और ये जो नीचे वाली दिख रही है इसमें से भी पास होगा। तो ये 3 वॉल्स ऐसी होंगी जिसमें से फ्लक्स पास होगा, इसलिए हम 3 ले रहे हैं। और उसके रिलेटेड जो 3 उसे टच कर रही होंगी उसमें से वो नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग 8 ब्लॉक्स के लिए सोचोगे तो हर एक के लिए क्या होगा भाई, 3 आपको मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, तो 8 के लिए कितना होगा, 24 होगा। ये कंसेप्ट कहीं पे भी अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया हुआ जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग उसे प्रैक्टिकल या तो यहाँ पे भी समझ सकते हो, आप घर में भी सोच सकते हो कि कोई एक कॉर्नर पे चार्ट ले लो, उसके रिलेटेड जो 3 वॉल्स होंगी उसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जिस तरह आप लोग सोचो पैरेलल मिलेगा तो वहाँ पे आपको 0 मिलेगा। लेकिन 3 वॉल्स आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे वो चार्ज टच नहीं होता होगा, एक नीचे वाली, एक उसके एग्जैक्टली सामने वाली और उस सामने वाले की बाजू वाली, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, फ्लक्स निकलेगा। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाई 3 मिलेगा। चलो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो आज सीखा भाई उसके रिलेटेड और भी कई सारे कंसेप्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।